हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को बताते हुए चलिएगा और इस 35 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाए हो ये स्कोर आप लोग लास्ट में बताइएगा। ओके जी, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा कि कूलम्ब बल कैसा बल है। जल्दी से आपको बताना है कि कूलम्ब बल कैसा बल है। तो आपको याद रखना है, कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बल है। इसीलिए सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आधा से ज्यादा प्रश्न आप क्वेश्चन बैंक से बना के आते हो और ये हर एक बार पूछा जाता है बच्चा पार्टी। तो क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। और आज से मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दिया है, तो सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं खत्म करवाऊंगा आप लोगों को। ओके, अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी, और जितना भी अलग से प्रश्न बनेगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे कि एग्जाम में रिलेटेड भी प्रश्न पूछेगा ना बच्चा पार्टी आप लोग बना के आओगे। देखो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या हो जाता है, yz तल की दिशा में होता है। 2 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और आपको बताना है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बच्चों इसकी धारा को घटाना चाहिए। 3 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी क्लास को जरूर लाइक करते हुए चलना, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। ओके बच्चों, चलो हम फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। प्रश्न आपके सामने है, एक एक प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा प्रीवियस ईयर का। देखो, यदि L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है और C क्या है, संधारित्र की धारिता है, तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या होता है। देखो बच्चों, ये RC का विमीय सूत्र 2009 में पूछा है, उसके बाद 2-3 बार और पूछ लिया गया था। देखो, अगर RC का विमीय सूत्र पूछा है तो मैं निकालना बता देता हूं। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसका मात्रक आपने ओम पढ़ा है। सी क्या है बच्चों, धारिता को पढ़ा है ना, तो धारिता का मात्रक ऐसे फैराड होता है, तो ये हमें लिखना नहीं है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है सर, आर बराबर क्या होता है, भी बटा में आई होता है। फिर यहाँ पे सी है तो गुना में सी बराबर क्या पढ़े हो, क्यू बटा में भी पढ़े हो ना बच्चा पार्टी। अब देखो, भी बटा में अगर आई है, गुना में क्यू मतलब आवेश है, तो आवेश के लिए क्या पढ़े हो, आई गुना में टी फॉर्मूला होता है। तो आई गुना टी, और ये नीचे क्या है, बटा में भी है, तो भी से भी काट दो, आई से आई काट दो, तो बच्चों सिर्फ टी बचा ना। तो देख लो किस में लास्ट में सिर्फ टी बचा है, इसमें पावर 0 है, इसमें -1 है, इसमें -1 है। आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि टी पर कोई भी पावर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जितना मैं समझा रहा हूं अच्छे से याद करते हुए चलो। यहां पे पूछा जा रहा है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जल्दी से बच्चा पार्टी लगा दो, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है।
बच्चों अलग से क्या आ सकता है, पूछेगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों, यहां पे ऐसे पूछेगा कि नेत्र लेंस की क्या पूछेगा, नेत्र लेंस की बच्चों फोकस दूरी पूछ लेता है। कभी कभी क्या पूछ लेता है सर, फोकस दूरी, वो भी लगभग में 2 सेंटीमीटर होता है, कई बार हमने बता चुका है। और अगर स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी पूछे 25 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। ये रहा प्रश्न आपके सामने, यहां पे है कि निकट दृष्टि एवं दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति का लेंस उपयोग किया जाना चाहिए। यहां पे क्या पूछा बच्चों, निकट दृष्टि दोष भी है, तो निकट के लिए हमने क्या पढ़ा है, निकट में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, कई बार हमने आपको बता चुका है। और दीर्घ के लिए क्या बताया बच्चों, उत्तल का। तो अवतल उत्तल किस में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के होते हैं, निकट और दीर्घ हो गया, एक हो जाता हमारा तीसरा नंबर पे कौन सा होता है, तीसरा नंबर पे है जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चों ये भी मैं बता देता हूं, बायोफोकल लेंस का यूज होता है। और बच्चों चौथा नंबर पे आता है अबिंदुकता, क्या आता है यहां पे याद रख लो, अबिंदुकता आता है। और इसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बेलनाकार लेंस का, किसका बच्चों, बेलनाकार लेंस का। तो 4 हमने बताया और एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से फिक्स हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। प्रश्न आपके सामने है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक सर हमने पढ़ा है, देखो मूल गेट कितने होते हैं पहले ये याद रखो। मूल गेट बच्चा पार्टी आपसे पूछ लेता है, याद रखना है मूल गेट कौन सा होता है, एंड होता है बच्चों, याद रखना एंड होता है, और होता है और नोट होता है। क्या होता है, एंड और बच्चों नोट होता है, याद रख लिए। अब देखो एंड से हमारा क्या बनता है, एंड में अगर नोट जोड़ते हैं, पहले एंड के लिए पूछेगा तो एंड का बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर में क्या होता है, y होता है। और एंड से हमारा जानते हो, एंड से नैंड गेट बनता है, एंड से क्या नैंड गेट बनता है, एंड प्लस नोट करते हो तो नैंड बनता है। और इसके लिए ये याद रखना है a इंटू बी बराबर y तो हो जाएगा। देखो एंड से हमारा a इंटू बी बराबर y हुआ, तो इसमें एंड मिला है तो ये लिख दो, और एन लगा है तो सिर्फ याद रखो ऊपर में हमें बार लगाना है, हो जाएगा। और गेट के लिए क्या होता है, a प्लस बी बराबर में y होता है, क्या होता है, y होता है। और बच्चों अगर आपके सामने क्या आ जाए, नोर, और के जगह नोर आ जाए तो a प्लस बी बराबर y तो आपको लिखना है, लेकिन ऊपर में बार लगाना है। जैसे शुरू में n लगा, आपको ये क्या करना, ऊपर में ऐसे बार लगा देना है। यहां पे और का पूछा, सिर्फ नोर नहीं है, और है, तो और के लिए हमने a प्लस बी बराबर y लिखा। आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। y के जगह बच्चों सी भी लिखा मिल सकता है, तो इतना को याद रखिएगा, सर ने बताया और के जगह जोड़ हो जाए तो a प्लस बी बराबर वाई, और अगर जोड़ में ऊपर में बार लगा है तो ये नोर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। ओके चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा एंड गेट के लिए, भैया अभी जस्ट हमने बताया कि एंड के लिए याद रख लो, एंड बच्चों एंड के लिए a इंटू बी बराबर क्या होगा, y हो जाएगा। अगर आपके सामने नेंड आ जाए, नेंड बच्चा पार्टी, तो a इंटू बी बराबर तो y होगा, लेकिन ऊपर में बार लग जाएगा। तो बताओ एंड गेट के लिए क्या होगा, a इंटू बी बराबर y हो जाएगा। बच्चा पार्टी को समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को लाइक कर दो ना जी, सभी बच्चे क्लास को एक बार जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। ओके चलो 9 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, और आपको बताना है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है जी। प्रीवियस ईयर में ऐसे सोचोगे सर आपने आसान क्वेश्चन ला लिया, नहीं बच्चा पार्टी, इजी टू मॉडरेट जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रश्न मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। देखो गैल्वेनोमीटर, एमीटर तथा वोल्टमीटर में सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है बच्चों, क्या मैंने नहीं पढ़ाया है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। और गैल्वेनोमीटर मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूं, अगर जितना एमीटर का होगा, क्या बच्चा पार्टी यहां पे याद रखो, जल्दी जल्दी से याद रखो, एमीटर एवं क्या, एमीटर एवं क्या, वोल्ट मीटर, एमीटर एवं वोल्ट मीटर के बीच वाला, एमीटर एवं वोल्ट मीटर के बीच का जितना प्रतिरोध होगा वो हो जाता है। देखो एमीटर का बहुत कम हुआ, ये गैल्वेनोमीटर का, ये दोनों के बीच
कुछ होता है और वोल्ट मीटर का अनंत होता है। तो यहाँ पे पूछा सबसे अधिक प्रतिरोध, अनंत वाला तो सबसे अधिक होगा, अनंत से भी कुछ ज्यादा होगा क्या बच्चों? अनंत किसका है? वोल्ट मीटर का। तो सबसे अधिक किसका होगा? वोल्ट मीटर का हो जाएगा। एमीटर का बहुत कम होगा, गैल्वेनोमीटर का दोनों के बीच का हो जाएगा। समझ गए बच्चों? ये सब याद रखिएगा। अच्छा, एक और आता है यहां से प्रश्न, क्या आता है सर? वो आता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बताओ एक बार। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछे तब आप बता के चलिएगा कि शून्य होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? यहां पे शून्य बता के चलिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अच्छा सर, समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? समांतर क्रम में बच्चों याद रखना वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, इसीलिए आपको याद रखना है। ऐसे देख लेना 2019 या फिर 20 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सब लाएंगे ना, एकदम लगेगा सब पूछा गया प्रश्न है बच्चों। इसलिए ये शुरू वाला प्रश्न है, आपको याद रखना। ये 2009-10 वाला प्रश्न है, आपको याद रखते हुए चलना है। चलो एकदम शुरू से सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। देखो, मूल गेट क्या होता है? हमने ऊपर बताया था आपको कि मूल गेट होता है एंड और नोट। एंड और नोट याद रखो बच्चों, एंड और नोट। बुलियन व्यंजक क्या बताया? a इंटू बी बराबर y बताया। और के लिए a प्लस बी बराबर में y बताया। और अगर नोट के लिए पूछे ना तो a है तो बराबर में a डैश, यानी कि a बार लगा देना, ये नोट के लिए हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बात आपको याद रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, बताओ नहीं आया है क्या एग्जाम में ये प्रश्न? विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? बताओ जल्दी जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो बच्चों ये कभी नहीं काटती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आप गलत नहीं करोगे। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपने पढ़ा होगा, अगर विद्युत से यांत्रिक में बदले, क्या बच्चों यहां से समझो, अगर विद्युत से क्या बन रहा है? यांत्रिक बन रहा है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा जानते हो? मोटर कहलाएगा। लेकिन अगर यांत्रिक से विद्युत बन रहा है तो वो हो जाता है हमारा डायनेमो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वो भी बच्चों दृष्ट धारा से युक्त डायनेमो होता है। दृष्ट धारा जिसे कहते हो, डायरेक्ट करंट जिसे कहते हो, याद रखिएगा। वो प्रत्यावर्ती धारा भी कभी कभी दे देता है कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, वो नहीं, ये दृष्ट धारा वाला डायनेमो होता है, याद रखिएगा आप लोगों के। और अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक बने तो मोटर लगा के आइएगा। दोनों मैंने बता दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों। चलो 14 नंबर सवाल आपके सामने है। जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते हुए चलो सभी बच्चे। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? यहाँ पे ऐसा कौन सा राशि है जो नहीं बदलता है बच्चों? वो हो जाता है घनत्व। क्या होता है? डेंसिटी होता है सर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी भी सी लगा रहे हैं, तो क्योंकि सही जवाब लगाएंगे ही। चलो ये बताओ, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? बच्चों बताओ, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। कैसा? संरक्षी होता है। 15 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी ए लगा रहे हो आप लोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आयाम मोडुलन में मोडुलन सूचकांक होता है। अच्छा जानते हो, एक बार आया था कि मोडुलन कितने प्रकार के होते हैं? ये पता है क्या आपको? मोडुलन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयाम मोडुलन, यहां पे याद रखो। दूसरा क्या होता है बच्चा पार्टी? दूसरा होता है आवृत्ति मोडुलन। क्या होता है? आवृत्ति मोडुलन। और तीसरा कौन सा होता है? कला मोडुलन। तीसरा बच्चों कौन होता है? कला मोडुलन। ये तीनों को याद रख लो ना बच्चों। और आयाम मोडुलन में मोडुलन सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। 17 नंबर सवाल आपके सामने है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। यहां पे एक बात आया है, धारिता। धारिता का मात्रक बड़ा पूछा जाता है बच्चों। धारिता का मात्रक जानते हो? धारिता का मात्रक फैराड होता है। और एक बात और याद रखना है,
धारिता का मात्रक अगर सूत्र से पूछे बच्चों, सूत्र से अगर पूछे ना तो आप बताओगे C बराबर Q अपॉन V होता है। तो यहाँ पे अगर चार्ज का कूलम है तो वोल्ट का वोल्ट लिखेंगे, ये विद्युत विभव हो जाता है। अगर सर धारिता का मात्रक आपने फैराड बताया ऊपर, तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, देखो अगर फैराड आया है तो फैराड में आपका माइक्रो फैराड भी आएगा, पिको फैराड भी आएगा, तो ये सब याद रखना। एग्जाम में ये दोनों आया है कि माइक्रो फैराड किसका मात्रक है, तो धारिता का, पिको फैराड किसका मात्रक है, तो धारिता का। तो ये भी बात आपको याद रखते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 18 नंबर सवाल आपके सामने ये है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में क्या होता है। वो होता है बच्चों 4.78 गुणा 10 पर पावर माइनस का 10 होता है। कितना होता है, 4.78 गुणा के माइनस का 10 पर, ये 10 पर पावर माइनस का 10 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा बताओ तो ये एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, बताओगे क्या। वो होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर होता है। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है बच्चों, ये बता के चलो, ये कितना होता है, 9 गुणा 10 पर पावर 9 होता है। कितना होता है, 9 गुणा 10 पर पावर 9 होता है। तो ये भी याद रखिएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 19 नंबर सवाल है, बताना है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। कौन सा अनुपात बच्चों अचर होता है, आपने पढ़ा है C बराबर Q अपॉन V होता है। चालक के लिए पूछा गया ना बच्चों, तो ये देखो ये Q क्या है सर, आवेश है, और हमने बताया था कि ये V क्या होता है, विभव होता है। विभव तो कुल आवेश बटा में विभव, तो देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे है ना टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, बच्चों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। इतना आसान सा सवाल है और आप गलत करोगे क्या बच्चों। यहां से देखो बनने वाला प्रश्न क्या हो सकता है, तब तक पहले आप इसका आंसर बताओ। मैं यहाँ पे बनने वाला प्रश्न बता देता हूं। ये 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। ये याद रख लिए बच्चा पार्टी, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। और अगर ये बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा। और ऊर्जा को मापन किसमें भैया, किलोवाट घंटा में होगा ना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छा ये एक अलग से मैं पूछ लेता हूं कि 1 HP बराबर जो होगा वो कितना होता है, वो कितना वाट होगा, बताओ एक बार। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। 1 HP बराबर हॉर्स पावर है बच्चों, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, याद रखोगे ना आप लोग। चलो अगला बता के चलो, 21 नंबर सवाल है, समरूप वेग से। यहां पे भी बच्चे कंफ्यूजन में पड़ते हैं, कैसे वो मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पे ये पूछा गया, बच्चा पार्टी बताना यहां पे कितने बच्चे को पहले से कंफ्यूजन था। यहां पे देखो समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। अब देखो अलग से क्या प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है आपसे, कभी कभी पूछ लेता है कि स्थिर आवेश होने पर बच्चा। यहां पे देखो, यहां पे तो चलायमान मतलब गतिमान आवेश है बच्चों। अगर आवेश स्थिर हो तब क्या बताओगे, अगर बच्चा पार्टी स्थिर आवेश हो तब क्या बता के चलोगे, तब केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा बच्चों। क्या, केवल विद्युत क्षेत्र, याद रखोगे क्या बच्चों। और अगर आपके सामने क्या आ जाए, त्वरित आवेश आ जाए। यहां पे देखो अगर आपके सामने त्वरित आवेश आ जाए बच्चा पार्टी, तो क्या उत्पन्न होगा, एक बार बताओगे क्या, तब क्या उत्पन्न हो जाता है, तो ये उत्पन्न होता है कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बच्चा पार्टी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होता है। यहाँ पे तरंग, यहाँ पे क्षेत्र नहीं बच्चों, यहाँ पे तरंगे उत्पन्न होता है। अगर समरूप वेग से चलायमान आवेश है तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर समरूप वेग से स्थिर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र होगा, और अगर त्वरित आवेश हो तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होगा। ये तीनों को भैया रट लो, यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ के बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ओके चलो
22 नंबर सवाल आपके सामने है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक बच्चे क्या बताएंगे। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बता के चलो आप लोग जल्दी से। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बताओ। ये एग्जाम में तो भैया रिपीट कई बार हुआ है, तो आपने चुंबकीय आघूर्ण के लिए म्यू बराबर आई गुना में ए पढ़ा है। तो ये हमारा ए, ये धारा का एम्पियर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एम्पियर मीटर है तो ये ध्रुव प्रबलता का है, एम्पियर मीटर स्क्वायर आया तो चुंबकीय आघूर्ण का। लेकिन एक बात में और आप यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ते हो कि सर धारा घनत्व भी आते रहता है, धारा घनत्व का मात्रक भी यहाँ पे बता दो। धारा घनत्व के लिए जे बराबर आई बटा में ए पढ़ा है, तो यहाँ पे धारा का एम्पियर हुआ और बटा में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। अगर मैं ये मीटर स्क्वायर को ऊपर कर दूं तो एम्पियर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 लग जाएगा। कहीं ना कहीं बच्चा पार्टी अगर एम्पियर मीटर इनवर्स 2 आ जाए तो क्या लगाओगे, धारा घनत्व। यहाँ पे देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण, बोलो हमारे साथ, बोलो ना। हाँ भैया लाल टी शर्ट आपको बोल रहा हूं, बोलो ना, बोलो। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स 2 और ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर। तीनों के तीनों क्लियर है बच्चों, याद रखो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जानते हो ये सदिश राशि है, कैसी राशि है ये बच्चा पार्टी, ये सदिश राशि है। और धारा घनत्व ये भी सर सदिश राशि है क्या, ये भी सदिश राशि है। अच्छा ध्रुव प्रबलता आप लोग कमेंट करके बता दो, ध्रुव प्रबलता कौन सी राशि है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव के लिए जानते हो क्या, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का पहले आप मात्रक बताओ। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, जिसे V द्वारा डिनोट करते हैं। और अगर मात्रक में सूत्र से निकालूं बच्चों, सूत्र से तो क्या निकलेगा, V बराबर W अपॉन Q होता है। यहाँ पे कार्य का जूल होगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा। अगर मैं इस कूलम को ऊपर भेज दूं तो V बराबर क्या होगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये बात आप याद रख लो, ये बात आप याद रख के चलना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। और बच्चों विद्युत विभव जो राशि होता है ना, वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। धारा आए, आवेश आए, विद्युत विभव आए बच्चों, ये सभी के सभी अदिश राशि है। विद्युत धारिता ही क्यों ना आ जाए, वो भी अदिश राशि है। 23 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी बता के चल रहे हो आप लोग। चलो अगला बता के चलो बच्चों, ये रहा। बताओ जल्दी से, धातु एवं उसके मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है। धातु एवं उसके मिश्र धातु का प्रतिरोध बच्चों ताप बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ जाता है। 24 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ये बात तो बिल्कुल सही है सर, वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। जबकि विभव मापी किसको मापेगा ये बताओ ना, प्रतिरोध को किस में मापते हो पता है क्या, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, विभवांतर को भैया आपने यहाँ पे देखा ना वोल्ट मीटर, तो ये सब नहीं होगा। अच्छा विद्युत वाहक बल को विभव मापी के द्वारा मापते हैं क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि धारा को तो हम लोग मापते हैं एम्पियर में, किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो ये कैसे होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन सी सदिश राशि है। यहाँ पे बच्चों सदिश पूछा गया है, वेक्टर पूछा गया, कौन सा होगा। देखो आवेश क्या है, अदिश राशि है, ऊपर बताया। धारिता क्या है, अदिश राशि है। विभव क्या है, अदिश राशि है। लेकिन विद्युत क्षेत्र बच्चों सदिश राशि है। यहाँ पे इसका मात्रक आ सकता है एग्जाम में बच्चों। मात्रक क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई द्वारा दर्शाते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो फोर्स का न्यूटन होगा, चार्ज का कूलम। तो बच्चों इसका मात्रक क्या, इसको ऊपर भेज दो तो न्यूटन प्रति कूलम एक मात्रक हो गया। और दूसरा मात्रक क्या होता है, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट बटा में मीटर। आपको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मात्रक को आपको याद रखना है बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है कि 1 कूलम आवेश बराबर डॉट डॉट डॉट
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। हमने ये पढ़ा है सर, ये पढ़ा है कि 1 कूलम आवेश बराबर 3 गुना 10 पर पावर कितना 9 क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ऐसे 2.99 होता है, लेकिन इसको सीधा 3 लिखा गया है, तो 27 का आप ए लगा सकते हो। ओके बच्चों, अच्छा ये बताओ, हमने ऊपर बताया था 9 गुना 10 पर पावर 9 जो है ये किसका मान है, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, और 8.85 वाला ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो ये तीनों आपको याद रखना है बच्चों। ओके, देखना आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्लास को खत्म करोगे और अपने आप में लगेगा कि सर अब एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसा खुद पे लगने लगेगा कि सर अब हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसलिए बच्चा पार्टी अभी से क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है। कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, सभी के सभी प्रश्न मैं आपको इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। चलो 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, बताओ इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बच्चा पार्टी बता के चलो। तो आप बताओगे, आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे सर इलेक्ट्रॉन का आवेश बट्टा में द्रव्यमान का अनुपात। बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ही आवेश, ये हमारा विशिष्ट आवेश होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, बटा में द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में होता है। और बच्चों अगर दोनों का अनुपात आप निकालोगे तो आपका निकलेगा 1.76 इंटू 10⁻, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 11 कूलम प्रति केजी। कूलम प्रति केजी सर कैसे, क्योंकि ऊपर में कूलम है और नीचे में केजी है, तो ये हो जाएगा, इसका मान ये हो जाता है। और सीधा के लिए यहाँ पे सीधा लिखा गया 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी को कोई दिक्कत है, नो सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 28 का बिल्कुल ए सही हो जाएगा। समझ गए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, ये रहा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। बच्चों यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य जी आप लोग 50,000 लगा देते हो, गलत हो जाता है, ये 10,000 ओम होता है। कितना होता है, 10,000 ओम होता है, आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो 30 नंबर सवाल है, निकेल क्या है। और बच्चों मैं बता दूं, आप लोग एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आप उसको खरीद लेना, और सही सही आंसर के साथ मैं यहां तो करवा ही रहा हूं, तो और भी मजा आ जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा, क्या विद्या आनंद। बच्चों क्या सर्च करोगे, विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे निकेल क्या होता है, निकेल बच्चों क्या होता है, लोहा आए आपके सामने, लोहा आए और क्या आ जाए सर, कोबाल्ट आ जाए, क्या कोबाल्ट आ जाए, निकेल आ जाए, ये सभी के सभी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ भैया, लौह चुंबकीय पदार्थ है। 30 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, 31 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे या फिर बच्चों आपसे फोकस दूरी पूछे, दोनों मैं बता देता हूं, दोनों के दोनों अनंत होता है। तो आपका सही जवाब 31 का ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। चलो 32 का बताओ एक बार जल्दी से, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है सर, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। ओके बच्चों, और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, बच्चे जितने बच्चे नए नए जुड़े हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, डेली क्लास का टाइम अब मैंने बता दिया, शाम के 7 बजे होता है और दूसरा क्लास शाम के 8 बजे। ये 2 क्लास ज्वाइन कर लो, एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। देखो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा, पहला मात्रक आपके देखो ये तो डायोप्टर लगा दिए, और एक मात्रक और याद रख लो, इसका मात्रक मीटर इनवर्स भी होता है। क्या मात्रक बच्चों, मीटर इनवर्स भी होता है। अच्छा बच्चों एक चीज जानते हो, आपसे पूछेगा उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, क्या बताओ जल्दी से, उत्तल लेंस की क्षमता बताओ, जल्दी से बताओ, उत्तल लेंस की बच्चा पार्टी क्षमता बताना है आपको। उत्तल लेंस की क्षमता सर जानते हो ये धनात्मक में होता है, कैसा बच्चों, धनात्मक में होता है। और अगर आपसे क्या पूछे अवतल लेंस की क्षमता, क्या पूछेगा, अगर आपसे बच्चों अवतल लेंस की क्या पूछेगा, क्षमता पूछ दे तो क्या बताओगे, ये पूछेगा ना बच्चा पार्टी, आप बता के चलना ये ऋणात्मक में होता है। क्या होता है भैया जी, ऋणात्मक
गुणात्मक में होता है। ये दोनों याद रख लो, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बना हुआ है। ओके चलो अगला बता के चलो 33 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कैसा होता है। हमने आपको कई बार बता चुका है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अगर मैं आवश्यक शर्त की बात करूं, क्या बच्चों आवश्यक, अगर मैं शर्त की बात करूं तो आवश्यक शर्त दो होता है। कौन कौन सा होता है? पहला याद रखो, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए, ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या है? आपतन कोण का मान किससे अधिक? क्रांतिक कोण से अधिक। बच्चों देख रहे हो यहाँ पे शर्त से प्रश्न बन जा रहा है। 32 नंबर सवाल का जवाब आप बी बता के चलोगे। आवश्यक शर्त दो होता है बच्चों, एग्जाम में ऐसे पूछेगा 2 नंबर में। यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव में बता देता हूं, पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। आप ऐसे लिखोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला लिख दोगे, पहला लिखोगे प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए। फिर दूसरा नंबर देके लिखोगे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो लिख देना बच्चों, और लिख लो ये कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं। देख रहे हो यहां से प्रश्न बनेगा जी। अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो बच्चों यकीन मानो यहां से 2 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त 2 होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बता चुका है। ओके चलो अगला बता के चलो जल्दी से। 34 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देख रहे हो प्रश्न, प्रतिघात का मात्रक पूछेगा, प्रतिरोध का पूछेगा, प्रतिबाधा का पूछेगा, आधारितीय प्रतिघात का पूछेगा, सबका आप ओम बताओगे। अच्छा बच्चों फैराड, ये फैराडे किसका मात्रक होता है? फैराड होता है इसे, ये धारिता का मात्रक होता है। फैराड किसका? धारिता का मात्रक होता है। डायोप्टर किसका मात्रक है बताओ तो? डायोप्टर सर लेंस की क्षमता का मात्रक है, समझे। अच्छा एम्पियर किसका मात्रक है? सर धारा का मात्रक है, ये भी याद रख लो आप लोग। लेंस की क्षमता का मात्रक और दूसरा मीटर इनवर्स भी बता दिया, तो वो भी याद रखिएगा। ओके बच्चों ये 35 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कराया। अब बताओ आप लोग कितना सही हुआ। सही के संख्या आप लोग कमेंट करो कि सर मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। और दूसरा कमेंट आप लोगों का ये आना चाहिए कि सर क्लास कैसा लगा, क्योंकि बच्चों ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको पार्ट 1 2 करके ऐसे डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स का। ओके तो प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, आप लोग अच्छे से जुड़ जाओ। और नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपके अपने प्रदीप भैया विद्या आनंद के साथ है। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में।